घर के बाहर नदी के पास घूंघट में पायल खड़ी होकर एक पत्थर पर पटक कर कपड़ों को धो रही है, तो वहीं सुमन घूंघट करके कपड़े तार पर सुखा रही होती है। पर गर्मी से परेशान होकर वो घूंघट हटा देती है और कपड़े सुखाती हुई ही कहती है, कितनी गर्मी हो रही है। आखिर इतनी गर्मी में भी हम घर के बाहर घूंघट में बैठकर कपड़े धो रहे हैं। अभी तो कोई है भी नहीं कि हम कुछ देर के लिए घूंघट नहीं हटा सकते। पायल कपड़े धोते हुए ही अपनी देवरानी को समझाती है, हमारे ससुराल में घूंघट का ही रिवाज है, करना तो पड़ेगा ही, मगर माँ जी ने आकर देख लिया तो बहुत सुनाएंगी तुम्हें। पायल सुमन को समझा ही रही होती है कि तभी आशा हाथों में सब्जियां और कुछ राशन का सामान लिए वहां आती है और अपनी छोटी बहू को बिना घूंघट में देख सुनाना शुरू कर देती है। सुमन बहू, बड़ी बहू को यहाँ आए 5 साल हो गए, पर आज तक उसने घूंघट नहीं हटाया और तुम बिना घूंघट के कपड़े सुखा रही हो। तुम्हें बड़ी गर्मी लगने लगी है इस घूंघट से। कल मेरी बहन अपनी बहू के साथ शहर से आ रही है, तुम तो उसके सामने मेरी नाक ही कटवा दोगी। वो भी कहेगी कि मेरी बहुएं मेरी बात ही नहीं मानती हैं, किससे पर्दा ही नहीं कर रही हैं। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी उसके सामने। आशा अपनी दोनों बहुओं को सुनाकर अंदर चली जाती है। अब अगले दिन दोनों बहुएं घूंघट में गर्मी में खाना बनाती हैं और खाना बनाकर हॉल में कूलर में बैठकर अपनी मौसी सास और उसकी बहू के आने का इंतजार करती है। कुछ ही देर में आशा की बहन शोभा अपनी बहू अनोखी के साथ आती है, जिसने जीन्स टॉप पहना हुआ था, जिनके लिए वो दोनों चाय नाश्ता लाती हैं और थोड़ी दूर पर खड़ी हो जाती है। माँ जी तो हमें घूंघट भी नहीं हटाने देती और मौसी सास की बहू को देखो कैसे मॉडर्न कपड़ों में आई है। माँ जी तो बड़ा कह रही थी कि बिना घूंघट के अगर हम रहेंगे तो उनकी नाक कट जाएगी, पर उनके सर पर तो दुपट्टा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, पर तुम अभी शांत हो जाओ, अभी कुछ मत बोलो। अगर माँ जी ने सुन लिया ना तो फिर डांट खाओगी। मेरी बहन तो शहर जाकर खुद मॉडर्न हो गई, सर पर पल्ला भी नहीं रखा और बहू भी मॉडर्न लाई। कहीं इसकी मॉडर्न बहू की वजह से मेरी बहू पर गलत असर ना पड़े। ये सब सोचते हुए आशा थोड़ी देर में अपनी बहन को कूलर चलाकर अपने कमरे में बिठाकर उससे कहती है, शहर में तुम अपनी बहू को मॉडर्न कपड़े पहनाती होगी, पर ये गांव है। गांव में तो अपनी बहू को यहाँ के तौर तरीके के हिसाब से रहने के लिए कहो। गांव में साड़ी पहनना ही यहाँ का माहौल है। तेरी बहू घूंघट ना सही, सर पर तो पल्लू रख सकती है। आशा के कहने पर अगले दिन शोभा अपनी बहू को भी साड़ी पहनने को कहती है, पर अनोखी साड़ी भी मॉडर्न पहनती है और नाश्ता करने जब आती है तो उसकी साड़ी देखकर एक बार फिर सुमन अपनी जेठानी से धीमी आवाज में कहती है, ये लो दीदी, मॉडर्न कपड़ों से साड़ी पर आई हैं, वो भी मॉडर्न निकली। सुमन, उसके पास हमारे जैसे कपड़े नहीं होंगे, वो शहर की है। अगर माँ जी ने या अनोखी ने सुन लिया ना तो तुम्हें डांट खाने को मिलेगी। दीदी, तुमने अपनी बहू को घूंघट में क्यों रखा? जब से आई हूँ बेचारी दोनों बहुएं एक ही घूंघट में है। लोगों की बुरी नजर पड़ती है, अगर घूंघट में ना रहे तो लोग ताने देना शुरू कर देते हैं। अच्छा तू ये सब छोड़, नाश्ता हो गया ना तेरा, तो बाहर चल, मैं तुझे गाँव का जूस पिला कर लाती हूँ। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह आशा अपनी बहन और उसकी बहू को अपने साथ बाहर ले जाती है, जहां वो तीनों जूस पी रहे होते हैं। तभी आशा की नजर कुछ बदमाश लड़कों पर पड़ती है जो अनोखी को गंदी नजर से देख रही थी। साथ ही कुछ दूरी पर पेड़ के पीछे छुपकर उसकी फोटो और वीडियो बना रहे होते हैं। अबे यार देख, वो मॉडर्न साड़ी वाली कितनी मस्त लग रही है, उसको देखकर तो दिल की घंटी बज गई। हाँ यार, है तो वो गजब। जल्दी से बना लो वीडियो, सबको दिखाएंगे। देखा शोभा, वो बदमाश लड़के कैसे तेरी बहू की फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ऐसे कपड़ों में। और तो क्या हो गया दीदी, जाने दो उन बदमाश लड़कों को। कौन सा मेरी बहू ने गंदे कपड़े पहने, और वैसे भी ऐसे कपड़ों में तो शहर में खुद लोग अपनी वीडियो और फोटो पोस्ट करते हैं। इससे तो कुछ समझाना ही बेकार है। बेकार ही मैंने इसे गांव में कुछ दिनों के लिए बुलाया। अभी अपनी बहू के साथ यहाँ से चली ही जाए तो अच्छा है। कुछ ही देर में आशा अपनी बहन और अनोखी के साथ घर आती है। वो दोनों अपने कमरों में चली जाती हैं तो वहीं सुमन सोफे पर बैठी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप हमें तो कभी बाहर नहीं लेकर गई। बाहर ले जाना तो दूर की बात, आप तो हमें घूंघट भी नहीं हटाने देती। बड़ा कह रही थी आप तो कि आपकी बहन के सामने मेरी वजह से आपकी नाक कट जाएगी, पर आपकी बहन और उसकी बहू को देखो कितनी मॉडर्न है। बहू वो शहरी है, समझी? उसमें और तुझ में बहुत फर्क है, और मैं देख रही हूँ आजकल तेरी बहुत जुबान चलने लगी है मेरे सामने। एक बार फिर आशा अपनी बहू को डांट कर वहां से चली जाती है और अगले दिन नदी के पास पसीना में होकर जहां पायल पत्थर पर पटक कर कपड़े धो रही थी तो वहीं सुमन टब में से पानी में कपड़े निकाल रही थी। उनको बाहर कपड़ा धोता देख अनोखी भी अपने सारे गंदे कपड़े लेकर आ जाती है और कपड़े धोने लगती है, पर उसने जीन्स डाली होती है, इसलिए उसे कपड़े धोने में दिक्कत हो रही होती है। तो वहीं आसपास के कुछ बदमाश लड़के आकर दूर से उनकी फोटो ले रहे होते हैं। जैसी आशा ये सब देखती है वो अनोखी से कहती है, अनोखी बहू तुम रहने दो, तुम नहीं धो पाओगी यहाँ कपड़े, मेरी बहू धो देगी तुम्हारे कपड़े। सच में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था कपड़े धोने में यहाँ पर। पता नहीं इतनी गर्मी और घूंघट में आपकी बहुएं कैसे कपड़े धो लेती हैं। मैं तो शहर में भी मशीन में कपड़े धोती थी।
अनोखी आशा के कहने पर सारे गंदे कपड़े वहीं छोड़कर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर जब दोनों देवरानी जेठानी धूप और गर्मी से परेशान नदी के पास कपड़े धो रही होती हैं तो अनोखी उन्हें घूंघट में देख उनसे कहती है, तुम इतनी धूप और गर्मी में भी घर के बाहर घूंघट में कपड़े धोती हो, पर क्यों? हमारी सास बोलती है इसलिए हमें करना पड़ता है। पर अभी तो कोई नहीं है, अभी तुम अपना घूंघट हटा सकती हो और मैं नजर रख लेती हूँ। जैसी मौसी जी आएंगी तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। अब अनोखी वहीं बैठकर नजर रखती है और दोनों बहू घूंघट हटाकर आराम से अनोखी से बात करते हुए कपड़े धोती हैं। इस तरह उन दोनों की दोस्ती अनोखी से हो जाती है और उन्हें अनोखी काफी पसंद आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन इसी तरह पायल और सुमन बिना घूंघट के घर के बाहर नदी पर कपड़े धोती हैं तो वहीं अनोखी नजर रखती है और इसी बीच अनोखी की दोस्ती उन्हीं की एक पड़ोसन से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अनोखी अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है। यहाँ सभी घूंघट में रहते हैं, तुमने भी घूंघट कर रखा है? अरे हाँ बहन, यहाँ के कुछ बड़े ही बदमाश लड़के हैं, हम घूंघट में फिर भी फोटो ले लेते, इसीलिए यहाँ पर सारी बहू बेचारी घूंघट में रहती हैं। वैसे देखो मेरे देवर ने भी तुम तीनों देवरानी जेठानी की फोटो ली है, देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो। पर मेरे देवर को गलत मत समझना, अब वो एक फोटोग्राफर है इसलिए फोटो ली उसने, बाकी बदतमीज लड़कों की तरह गंदी तस्वीर नहीं ली। देखो उन बदमाश लड़कों ने मेरे देवर को तुम्हारी घूंघट वाली देवरानी जेठानी की भी फोटो लेकर भेजी थी, पर मेरे देवर ने उन्हें डांट दिया। अनोखी वो सारी फोटोज पड़ोसन से ले लेती है। अब हमेशा की तरह आज भी दोनों देवरानी जेठानी बिना घूंघट के कपड़े धो रही थी। इसी बीच अनोखी को प्यास लगती है और वो घर में जाती है। तभी वहां आशा शोभा के साथ आती है और अपनी दोनों बहुओं को बिना घूंघट में देख उन पर नाराज होती है। देख रही हो शोभा, तुम्हारी बहू ने तो मेरी दोनों बहू को बिगाड़ दिया। मेरी बड़ी बहू बिना घूंघट के कभी नहीं रहती थी, वो हमेशा मेरी सुनती थी, पर आज वो भी बिना घूंघट के घर के बाहर नदी पर कपड़े धो रही है। दीदी आपकी सोच का फर्क है, मेरी बहू ने आपकी बहू को नहीं बिगाड़ा, और अगर एक दिन बेचारी बहू ने घूंघट हटा दिया तो क्या हुआ? मौसी जी आप क्यों अपनी बहू पर नाराज हो रही हो? उन्होंने बस घूंघट ही तो हटाया है। क्यों नाराज हो रही हो? बहू तुम शहर की हो, तुम्हारे शहर में ये सब आम बातें होती होंगी, पर हमारे गांव का माहौल सही नहीं है। यहाँ पर कितने बदतमीज लड़के हैं जो बहुओं को गंदी नजर से देखते हैं। माफ करना मौसी जी, पर जिनकी नजरें गंदी होती हैं वो घूंघट वाली औरतों को भी देखते हैं। ये देखिए ये तस्वीर, जब आपकी बहुएं घूंघट में थी, पर फिर भी गांव के कुछ बदतमीज लड़कों ने उनकी फोटो ली जब वो घूंघट में कपड़े धो रही थी। इंसान घूंघट में हो या बिना घूंघट के, जो बदतमीज इंसान होते वो किसी को नहीं छोड़ते। ये कहकर अनोखी आशा को फोन में सारी फोटो दिखाती हैं, जिन्हें देख वो हैरान हो जाती है। दीदी आपको अपनी सोच बदलनी होगी, ऐसे आप सिर्फ अपनी बहुओं को परेशान कर रही है, ना कि उन्हें बचा रही हैं। अपनी बहू की घूंघट में भी फोटो देख और अपनी बहन शोभा की बातें सुन आशा को समझ आता है कि सारा खेल सोच का होता है। इंसान खुद को कितना ही क्यों न ढक ले, पर जो इंसान गलत है उसकी नजरों को नहीं बदला जा सकता। और इसलिए आशा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू इतनी गर्मी में तुम दोनों इस घूंघट में परेशान हो गई होगी ना, तुम्हारा दम घुटता होगा ना, इसीलिए आपसे तुम दोनों को ये घूंघट करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं तुम्हें मॉडर्न कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दूंगी, सर पर पल्लू तो रहना ही चाहिए। माँ जी आपने हमारा घूंघट हटवा दिया, हमारे लिए वही काफी है, और ये सब कुछ अनोखी की वजह से हुआ है। उस दिन सुमन और पायल काफी खुश होती हैं। कुछ दिन में अनोखी अपनी सास के साथ शहर चली जाती है और अब आशा की दोनों बहुएं सारा काम बिना घूंघट के ही करती हैं। माँ तो इसलिए आपने मुझे मेरी होने वाली भाभी की फोटो नहीं दिखाई, क्योंकि मैं इस रिश्ते के लिए मना कर देती। आपकी इस कलूटी में आपको ऐसा क्या नजर आया जो आपने मेरे भाई की शादी इससे कर दी? करिश्मा हमें बहू पसंद है, और वैसे भी इंसान का रंग रूप नहीं उसके गुण देखे जाते हैं, और तुम्हारी वजह से हम पहले ही कई लड़कियां छांट चुके हैं। किसी को तुम काली बोलती हो, किसी को तुम बदसूरत। तुम्हें नहीं रहना दिवाकर को, अपनी जिंदगी गुजारनी है उसके साथ, और उसे अपनी बीवी पसंद है। बहू तुम्हारी नंदा भी नादान है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। अपनी भाभी को देखते ही करिश्मा का मुंह बन जाता है, पर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूजा को उसके कमरे में ले जाते हैं और अगले दिन मुंह दिखाई की बात करते हैं। जैसे ही इस बारे में करिश्मा को पता चलता है वो एक बार फिर से नाराज होती है। माँ आपने पहले ही इस काली को इस घर की बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, ऊपर से आप इसकी मुंह दिखाई करना चाहती हैं। अगर आसपास के लोगों ने या रिश्तेदारों ने मेरी ऐसी काली भाभी देखी तो हमारे खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी? चुप करो करिश्मा, बहुत बोल लिया तुमने। भगवान न करे कि अगर तुम्हारी शादी किसी काले से हो गई तो तुम क्या करोगी? और हमारी बात कान खोलकर सुन ले, अगर तुझे मुंह दिखाई में अपने दोस्तों को नहीं बुलाना मत बुला, लेकिन बहू की मुंह दिखाई तो कल ही होगी। घर वाले करिश्मा की एक नहीं सुनते और अगले दिन पूजा की मुंह दिखाई रखते हैं, जहां काफी सारे मेहमान आते हैं और आशा की सभी दोस्त पूजा की काफी तारीफ करती हैं। आशा सच में तेरी पसंद का जवाब नहीं, भले ही बहू का रंग थोड़ा काला है पर फेस कट बहुत सुंदर है।
थैंक यू यार, तू नहीं जानती, तेरे मुंह से ये बात सुन मेरे दिल को कितनी शांति मिल रही है। माँ, आंटी झूठ बोल रही है ताकि आपको बुरा ना लगे। सही कहा करिश्मा ने, बहू तुम्हारी इतनी काली होगी मैंने सोचा नहीं था। अरे इसका तो मुंह का नक्शा ही नहीं दिख रहा, क्या देखकर पसंद कर लिया? तुम्हारे तो पूरे खानदान में कोई इतना काला नहीं है। सुन लिया, या अपनी और बेइज्जती करवानी है? करिश्मा की ऐसी बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब करिश्मा अपनी मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ अपनी भाभी का मजाक बना रही होती है तो वहां मोहल्ले की 4 गोरी बहू करिश्मा को डांट देती हैं। काजल, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, पर तुम तो सच में बड़ी बदतमीज हो। अगर तुम खुद अपनी भाभी का मजाक बनाओगी तो लोग तो बोलेंगे ही उल्टा सीधा। क्या खराबी है तुम्हारी भाभी में? और काला गोरा क्या लगा रखा है? अगर तुम दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारी भाभी तुमसे ज्यादा सुंदर है। सही कहा बहू तुम दोनों ने, और इसे अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड है ना। देखना, इसकी शादी में ऐसे काले घर में कराऊंगा जहां उठते सोते इसे काले लोग ही नजर आएंगे। इस तरह मोहल्ले की 4 गोरी दोस्त मिलकर करिश्मा को डांट देती हैं। समय गुजरता है और एक दिन पूजा छत पर जाकर पौधों को पानी देने लगती है, साथ ही कुछ सूखे कपड़े उतारती है। और तभी मोहल्ले की 4 गोरी बहू जो कि दोस्त थीं, वो छत पर पूजा को देखकर उससे बात करती हैं। कैसी हो तुम? अब तो तुम्हारी नंद फालतू नहीं बोलती ना? अगर कुछ बोलती तो सुना दिया करो, कब तक सहोगी? नहीं, उस दिन के बाद से मेरी नंद ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो इतनी भी बुरी नहीं है, बस मुझे अपना नहीं पा रही है। पूजा अपनी नंद की तारीफ कर रही होती है कि तभी वहां करिश्मा आती है और अपनी भाभी को धूप में छत से कपड़े उतारता देख उस पर चिल्लाने लगती है। ऐसे इतनी काली हो और धूप में काम करके कोयले की खादान बनना चाहती हो क्या? मेरा मुंह कहीं दिखाने लायक छोड़ना चाहती हो या नहीं? कितनी बार बोला है ना कि धूप में मत जाया करो वरना और काली हो जाओगी। पूजा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी नंद अब सुधर गई है, पर ये तो हमारे सामने तुम्हें सुना रही है। भूल गई करिश्मा उस दिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम तो सच में बहुत बदतमीज हो। एक बार फिर जब चारों गोरी दोस्त पूजा की तरफ से बोलना शुरू करती हैं तो करिश्मा पैर पटक कर नीचे चली जाती है। समय यूं ही बीतता है पर करिश्मा अपनी भाभी को नहीं अपनाती। ऐसे ही एक दिन आप चारों यहाँ आकर दोस्त बनी हैं, वो भी छत पर काम करते हुए। हमारी दोस्ती देखकर हो गई ना तुम्हें भी हैरानी, पर ये सच है, अब से तुम भी हमारी दोस्त हो। तुम फिर इतनी धूप में बिना फेस कवर करे आ गई सब्जी लेने? करिश्मा, ये क्या बदतमीजी है? और अपनी भाभी का हाथ छोड़ो। मैं शुरू से ऐसे ही काम करती आई हूँ, और जो पहले से ही काला हो वो और क्या ही काला होगा। अच्छा, तो अब तुम बोलना भी सीख गई? इन चारों ने सिखाया ना तुम्हें उल्टा जवाब देना? आने दो माँ को, तुम्हारी शिकायत मैं लगाती हूँ। आज पहली बार पूजा करिश्मा को डांट देती है और करिश्मा मुंह बनाकर अंदर जाती है। शाम को जब आशा कीर्तन से घर आती है तो वो अपनी भाभी की शिकायत लगाती है, पर उल्टा आशा करिश्मा को ही सुना देती है। बहू ने गलती क्या बोला? अगर तू छोटी होकर उसे खरी खोटी सुनाएगी तो एक दिन तुझे भी सुनने को ही मिलेगा। कुछ दिन की मेहमान है, सही से रह, समझी? पता नहीं इस काली कलूटी ने आप पर कौन सा काला जादू कर दिया है जो पूरा परिवार मेरे ही खिलाफ है। करिश्मा हर वो कोशिश करती जिससे उसकी भाभी उसकी जिंदगी से चली जाए, पर उसकी सारी चाल धरी की धरी रह जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द घर वालों को पता चलता है कि पूजा गर्भवती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। बेटा, खुश तो हम भी बहुत हैं। आज बहू ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है। इसने खुशखबरी नहीं, दुखखबरी दी है हमें। जब ये खुद काली है तो इसका बच्चा भी काला ही होगा। हमारा गोरा खानदान बहुत जल्द काले खानदान में बदलने वाला है। इंसान गोरी सुंदर बहू लाता है ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी भी गोरी और सुंदर हो, पर आपने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। कड़वी बातें बोलकर करिश्मा अपने कमरे में चली जाती है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। समय गुजरता है और पूजा की दोस्ती मोहल्ले की 4 गोरी बहू से गहरी होती जाती है। ऐसे ही एक दिन मैंने एक बार बुलाया और तुम चारों यहाँ आ गई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा 7वां महीना लग चुका और 2 दिन बाद मेरी गोद भराई है। मैंने बस शादी पर मेकअप करवाया था। मैं मेकअप के बारे में कुछ नहीं जानती। बस इतनी सी बात है, हम चारों हैं ना तुम्हारे साथ। क्योंकि अब चारों गोरी दोस्त पूजा की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए वो चारों अपने हाथों से पूजा को तैयार करने के लिए उसका फेशियल करती हैं और गोद भराई वाले दिन अपने हाथों से उसे सजाती हैं। ये हार तुम्हारी साड़ी पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। गोद भराई शुरू होने वाली है, आओ जल्दी से हाथों में तुम्हें चूड़ियां पहना दूं। इस तरह 4 गोरी बहू मिलकर गोद भराई वाले दिन पूजा को तैयार करती हैं। कुछ देर में गोद भराई की रस्म शुरू होती है और कुछ औरतें आशा से कहती हैं, आशा बहन, तुम बहू तो काली ले आई, पर अपनी बहू पर थोड़ा ध्यान दो। उसे नारियल खिलाओ, दूध, केला खिलाओ ताकि बच्चा गोरा पैदा हो। मैं तो कहती हूँ कमरे में गोरे सुंदर बच्चों की फोटो लगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू का बच्चा भी काला हो। मेरी बहू का बच्चा काला हो या गोरा हो, वो बच्चा होगा मेरे ही घर का।
इसीलिए तुम अपनी राय मत दो, यहाँ रस्म करने के लिए आई हो, रस्म करो। आशा की बात को सुनकर उस औरत का मुंह बन जाता है और कुछ ही देर में एक एक करके सारी औरतें गोद भराई की रस्म शुरू करती हैं और साथ ही पूजा के काले रंग का मजाक बनाती हैं। बहू खुद तो काली हो, पर गोरे खानदान में काला बच्चा मत करना, इसीलिए जितना हो सके अपनी नंद का चेहरा देखना, ताकि बच्चा तुम्हारी नंद पर जाए, ना कि तुम पर। आंटी आप तो काले और गोरे की बातें मत करो, आपकी बहू तो गोरी है पर फिर भी उसका बच्चा काला हुआ, किस पर गया आपका पोता? और ये कैसी धारणाएं बना रखी हैं आप लोगों ने? अगर माँ काली है तो बच्चा भी काला होगा, और अगर हो भी गया काला बच्चा तो क्या ही फर्क पड़ता है? क्या काले लोग इंसान नहीं? चार गोरी दोस्त की बातें सुन वहां खड़े सभी मेहमानों का मुंह बंद हो जाता है, तो वहीं पूजा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। कुछ देर में गोद भराई की रस्म खत्म हो जाती है और गोरे बच्चों की चाह में बेचारी पूजा जबरदस्ती नारियल दूध केसर खाना शुरू कर देती है और ये देख करिश्मा अपनी भाभी से कहती है, चलो जिंदगी में पहली बार कोई सही काम कर रही हो भाभी, मैं आपके लिए और नारियल केसर दूध ला देती हूँ, बच्चा गोरा ही होना चाहिए। अपनी नंद के दबाव में आकर काजल और ज्यादा नारियल पानी केसर वाला दूध पीती है, जिस वजह से उसे उल्टी हो जाती है। अपनी बहू की ऐसी हालत देख आशा अपनी बेटी को सुनाती है, दूर हो जा मेरी बहू से, अगर तेरा बस चले तो तू मेरी बहू को सुना सुना कर मार देगी। मुझे काले लोग नहीं पसंद, पर मुझे काले लोग पसंद है। तू अपना ससुराल संभालना, हमें तेरी राय की जरूरत नहीं है। बहू तू वही खा जो तेरा दिल करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा बच्चा काला हो या गोरा। अपनी सास की बातें सुनकर पूजा को काफी अच्छा लगता है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द पूजा की डिलीवरी होती है और वो एक बहुत ही गोरे और सुंदर बेटे को जन्म देती है। ये देख करिश्मा हैरान हो जाती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तभी वहां चार गोरी दोस्त आती हैं जो गोरे बच्चे को देख करिश्मा से कहती हैं, क्या हुआ, अब गोरा बच्चा भी नहीं पसंद आया या अपनी कई बातों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है? देख लो, जरूरी नहीं कि अगर इंसान काला है तो उसका बच्चा भी काला हो। आप चारों बिल्कुल सही कहती थी भाभी। पूजा भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, आपको इतना भला बुरा कहा। आज मेरी सारी गलतफहमी खत्म हो गई। अगर सच में अब तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी नहीं तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे का नाम रखो। अपनी भाभी की अच्छाई देख करिश्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और करिश्मा अपने भतीजे को गोद में उठाकर उसका नाम रखती है और इस तरह करिश्मा भी अपनी भाभी को दिल से अपना लेती है।